दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसमें आप जानेंगे धर्म, जाति, सांप्रदायिकता और लैंगिक आधार पर असमानता या विभेद लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या हानिकारक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए एक स्त्री शक्ति का उद्घोषकर्ता बंगाल का एक पोस्टर है, जिसमें देखिए किस तरह से स्त्री शक्ति को दर्शाता हुआ ये पोस्टर बनाया गया है। हम अपनी बात की शुरुआत एक लैंगिक असमानता से करें। देखिए सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। वो क्या है? लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया गया है, लेकिन लैंगिक असमानता यानी जेंडर आधारित असमानता जो है, उसका आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित कई रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। यानी जो लैंगिक असमानता है या पुरुष स्त्री में जो विभेद किया जाता है, उसमें कई लोग ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों स्त्री और पुरुष के बीच का जो अंतर है वो जैविक बनावट नहीं, बल्कि हमारे पूर्वाग्रह हैं जो हम पुरुष को श्रेष्ठ और महिला को कमतर मानते हैं। यहाँ पर देखिए राजनीति विज्ञान की किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या यह राजनीति है? क्यों नहीं। अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जो लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। एक और मुद्दा होता है निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ये मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की है, बच्चों का पालन पोषण करने का है, सबके लिए खाना बनाने का है, सबको ध्यान देने का है। लेकिन ये चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन में झलकती है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? तो दोस्तों काम के बंटवारे का ये तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं। तो औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख रेख करना ये करती हैं, जबकि मर्द या पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी वही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं और इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हों ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई ये है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। और ये हमारी पुरुषवादी सोच का नतीजा है। श्रम के इस तरह विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरत तो घर की चहारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जात की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका नगण्य या नहीं के बराबर है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मसलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए और विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन हुए। और इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई।
मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई और इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। दोस्तों, नारीवादी आंदोलन का मतलब ये होता है कि स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में बराबरी का अधिकार मिले और इसमें यह भी माना जाता है कि स्त्री पुरुष से किसी भी दशा में कमतर नहीं है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने में मदद की और आज हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतें हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और इसमें आपको एक निश्चित करना है। यहाँ पे देखिए आदर्श स्त्री की कुछ वानगी, टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, इसके अलावा भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन जो पैसा और दहेज में गाड़ी, टीवी और बेड, सोफा आदि लाए, और नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी। तो कुल मिलाकर महिलाओं की भूमिका को इन सभी स्तरों पर देखा जाता है। दोस्तों, नारीवादी आंदोलन जो है वो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुषों के जो है विचारों पे इसका उदय हुआ है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृप्रधान समाज है। पितृप्रधान समाज, इसमें ये माना जाता है कि पुरुष के पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया पर है, जो कि पुरुष होता है, और पूरे परिवार का जो देख रेख है और उसका जो नियंत्रण है वो पुरुष के पास होता है। अभी तक इसी आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे दोस्तों देखा जाए, महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी कम है, पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या उच्च शिक्षा की ओर ही कदम बढ़ा पाती है, और जब हम स्कूली परीक्षाओं पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगह पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर तो नहीं, लेकिन वो कम भी नहीं है। आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। और ये हमारे समाज की सोच है। पालन पोषण के तरीके से लेकर खान पान, रहन सहन, पहनावा और शिक्षा, इन सब में लड़के और लड़कियों में देखा जाए तो भी भेद किया जाता है। और ऐसी स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री जो है एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादा काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता है। इसके अलावा समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में ये कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन या मजदूरी दी जाएगी, लेकिन काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी ही मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। इसके अलावा दोस्तों, भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके की इसी मानसिकता से पनपते हैं, और इसे देश में लिंग अनुपात या प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गई है। साथ लगा नक्शा ये बताता है कि कई जगहों पर अनुपात जो है स्त्री पुरुष अनुपात 850 और कहीं तो 800 से नीचे आ गया है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में दोस्तों, दिल्ली में, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है। लिंगानुपात वो संख्या होती है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हम रोज़ पढ़ते हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मानचित्र है 2001 का। इसमें देखिए 800 से कम
ये जो हमारा हरियाणा पंजाब का एरिया है, यहाँ पर लिंगानुपात 800 से भी कम है। और ऐसे क्षेत्र जो रेड जोन में घोषित किए गए हैं, वहाँ पर 800 से कम लिंगानुपात है। और देखिए 950 और उससे ज़्यादा जो हमारे क्षेत्र हैं, उसमें दक्षिणी भारत का अधिकांश क्षेत्र आता है। केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे जो लिंगानुपात है कुछ ज़्यादा है। दोस्तों इसके अलावा देखिए, अगर जो विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या की प्रतिशतता देखी जाए, तो वो भी विश्व का औसत केवल 24 आता है। देखिए नार्डिक देशों यानी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे महिलाओं का प्रतिशत 42.3 है। अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में केवल 29.5, यूरोप में 26.4, सहारा मरुस्थल के रेगिस्तानी क्षेत्रों में 23.4 और एशिया में बहुत कम है 19.8, पैसिफिक रीजन में 18.6 और अरब मुल्कों में बहुत ही कम। भारत में इसकी तुलना में देखा जाए तो बहुत कम 11.8% प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। आइए देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। दोस्तों ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, न तो उनके मुद्दों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। और इस लक्ष्य को हासिल करने का एक ही तरीका है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी या भागीदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका संसद यानी संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% तक पहुंच सकी है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे आता है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। और कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व अधिक रहा है। दोस्तों इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत ऐसी ही व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वो लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं हैं और यह पास नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन या लैंगिक आधार पर अंतर इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे ये भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बनता है तो वंचित समूहों को किस तरह का लाभ होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो इस तरह की चीज़ है जिससे कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता है। अब आइए देखते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो किस तरह से चश्मे नम जान ए शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क ए पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में या बजौला चलो। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाया गया है विभिन्न धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति को। दोस्तों ये एक अलग किस्म का सामाजिक विभाजन है, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, लेकिन दुनिया में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के जो है मानने वाले लोग रहते हैं। पर जैसा कि उत्तरी आयरलैंड के मामले में आपने पिछले अध्याय में देखा था कि अगर लोग एक धर्म को माने, उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं एक जैसी हों, अलग अलग हैं, तो गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है।
देखिए, गांधी जी का एक कथन था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। इसके अलावा अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं और इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उसमें बदलाव करना चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतें, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हुए उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए और अगर किसी के साथ भेदभाव कोई करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। और अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, धर्म से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता दोस्तों बहुत एक नकारात्मक अवधारणा है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि आयरलैंड में राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है और समस्या तब और विकट हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण को रूप देने लगती है। यानी राष्ट्रवाद जब किसी एक धर्म से जुड़ जाता है तो उसका नकारात्मक रूप जो पैदा होता है वो सांप्रदायिकता है। इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं और एक धर्म के विचारों को दूसरे से जब श्रेष्ठ माने जाना लगता है तो सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होती है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है और इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी विकट होने लगती है। और राजनीति से धर्म को इस तरह से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है और इस सोच के अनुसार इसमें एक खास धर्म में आस्था रखने वाले दूसरे एक ही समुदाय के लोग होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं और समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। और इस सोच में ये बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की जो है देखा जाए सोच में कोई समानता नहीं दिखती तो ये ऊपरी और बेमानी होगी। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित अलग अलग होते हैं और उनमें टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन सांप्रदायिक सोच तब ज़्यादा आगे बढ़ती है जब उसमें ये विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी हमसे नीचे हैं, कमतर हैं और इस राष्ट्र में रहने लायक नहीं हैं। दोस्तों, ये समस्या जो है ये बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। हैसियत और पहचान हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। दोस्तों, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर लेती है। पहली बात यह है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, सामाजिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में होती है। जो लोग किसी धर्म में बहुसंख्यक संख्या में होते हैं वो लोग अल्पसंख्यकों पर अपना दावा ठोकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कार्टून बनाया गया है, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ये फैज़ अहमद फैज़ की रचना है।
दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है और इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं और कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे और आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। सांप्रदायिकता के विपरीत एक अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष शासन। दोस्तों, सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे और इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष धर्म का दर्जा दिया गया है, ऐसा भारत में नहीं है। इसके अलावा भारत के संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। साथ ही संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। भारत में धार्मिक समुदायों के समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है, जैसे ये छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या अभिव्यक्तियों की विचारधारा भर नहीं है, ये विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। ये विचार ये दर्शाता है कि सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, ये भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है और खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा और धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, ये कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे। इस पर बड़े झटके लगेंगे। देखिए, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रतीकों को इस कुर्सी में शामिल किया गया है। धर्म और राजनीति के बाद आइए अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों, जाति और राजनीति का। आप जानते हैं कि जाति जो है भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। जाति का स्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक रहा है और जाति और राजनीति जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाएं राजनीति में निभाती हैं। दोस्तों, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन भारतीय समाज में देखने को मिलता है। हम सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से देखा जाए तो ये एक खास अर्थ में अलग है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है और एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें अलग अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है और उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन भी नहीं कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और दूसरी जाति के लोग नीचे रहेंगे। तो अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने अलग मानने की धारणा पर वर्ण व्यवस्था आधारित है। इसमें अंत्यज या जो निचली जातियां हैं उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी और उसके लिए काम किया था। दोस्तों,
जाति आधारित जो महत्वपूर्ण राजनीति है, इन महापुरुष जो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जात की संरचना और जात व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा या व्यवसाय चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था में टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जात व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों को भी आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीलों में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों के बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं और यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है और ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भारतीय राजनीति में किस तरह हावी है और जातियां राजनीति में कितनी हावी हैं। दोस्तों, भारत में सामाजिक और धार्मिक विविधता बहुत अधिक है और जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद होती है। प्रत्येक नागरिकों का धर्म भी इसमें गिना जाता है। इसमें ये भी गिना जाता है कि प्रत्येक समुदाय की आबादी कितनी है और उनका कितना प्रतिशत है। जैसे प्रतिशत के हिसाब से 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। लेकिन एक आम धारणा ये है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उनसे पीछे हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति, सच्चर समिति की गठन किया गया था। इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़वार 3-4% तक ही रहेगी। इससे ये साबित होता है कि व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में कोई व्यापक फेरबदल नहीं होने वाला है। भारत में देखिए, सर्वाधिक आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद मुस्लिम हैं, फिर ईसाई हैं और सिख हैं, उसके बाद अन्य जातियों में बौद्ध, जैन और अन्य धर्म शामिल हैं। तो कुल मिलाकर जाति और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए राजनीति में जाति। दोस्तों, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं, दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। और जातिवाद इस धारणा पर टिका हुआ है कि हमारी जाति दूसरे से श्रेष्ठ है और दूसरी की हमसे निम्नतर है। दोस्तों, हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। ये कौन कौन से रूप लेती है? जैसे जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए उस जाति का जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों और कबीले के लोगों को समुचित जगह दी जाए। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था।
राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार ये धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का समर्थन और भरोसा हासिल करना होगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट नहीं हासिल कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। और अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति को एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। जातिगत पहचान प्रभावित करती है और इसमें ये होता है कि अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दूसरे कारक भी बहुत असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उनसे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जातिगत असमानता। भारत में कई प्रकार की जातियाँ हैं और ऊंचे नीचे का भेद यहाँ पर अधिक है। जातियाँ और आर्थिक हैसियत जो है काफ़ी पहले जुड़ी हुई थी। उच्च जातियाँ अमीर होती थी, निम्न जातियाँ गरीब भी होती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति में बदलाव आया है और गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन बसर करने वाली जातियाँ हैं उनमें अधिकतर पिछड़ी जातियों के लोग हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, लोगों को आर्थिक आय और कमाने के अधिकार मिल रहे हैं, तो अब इसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। अब आइए देखते हैं जाति के अंदर राजनीति। दोस्तों, अभी तक हमने इस चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जातियों की राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है और ये अनेक चीज़ों का रूप ले लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उप जातियों से छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती है, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। साथ ही राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ी और पिछड़ी जातियाँ। तो इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। कई तरह की चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद और लामबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। और इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियों और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मामले में स्पष्ट है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इसमें अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है और कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से संबंधित मुद्दों को पढ़ा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें राजनीति को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर देखिए, अप्रकट रंगभेद, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वाले चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से पूछता हूँ, क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे कि क्या होता है छुआछूत? क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? कैसा होता है अछूत, किसकी तरह दिखता है? क्या सच में खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है, या फिर धर्माधीशों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है या एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे, मैं ही हूँ अछूत? इसी से ही मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती करने की सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। ये बाबूराव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद है, जिन्होंने जाति, धर्म और छुआछूत पे करारा व्यंग करते हुए ये कविता लिखी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का चौथा अध्याय, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।